अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। स्टार्ट करते हैं एक उम्मीद से जो कि लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को वाज़े करते हुए जताई है, और वो ये कहते हैं कि नवंबर में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब उम्मीदें उन्होंने बांधी हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शंस अमेरिका में हो रहे हैं उसके नतीजे में वापसी से। क्या कहते हैं एग्जैक्टली लतीफ़ खोसा साहब, ज़रा सुने। नवंबर में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे हमारे। ये जो क्रेडिबिलिटी ये कम्युनिकेशन गैप है ना, ये उनके पाबा सलासल होने की वजह से है, और नवंबर में खान साहब आ जाएंगे। ये जो हम गुलामी करते हैं अमेरिका की, माशाल्लाह। खोसा साहब बड़े कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि नवंबर में आ जाएंगे खान साहब। कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड लू के हुक्म पर इन्होंने जो है हमें घर छुट्टी दी थी ना, अमेरिका के कहने पर ही, उस वक्त की हुकूमत के कहने पर। अब 5 नवंबर को आ रही है ना हुकूमत अमेरिका में तो वो आप देख लेंगे कि किस तरह से जो है पेंडुलम, वो कहते हैं ना स्विंग वोट और स्विंग स्टेट्स, जो है स्विंग स्टेट्स ने किया, इनका स्विंग किस तरह जो है यू टर्न मारती है ये एस्टैब्लिशमेंट और ये हुकूमत। आप देखेंगे कि इमरान के जो है पीछे पीछे फिरेंगे और मतलब डोनाल्ड ट्रंप, आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और वो इलेक्ट हो रहे हैं, उनके आने के बाद खान साहब भी रिहा हो जाएंगे? देखिए 100%। न सिर्फ ये कहते हैं कि अमेरिकी इलेक्शंस के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इमरान खान रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी खान साहब को रिहा करने के ऊपर। ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के आते ही बिल्कुल स्विंग करेंगे, यानी यू टर्न ले लेंगे, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब ने दावा किया है, या ये उनका नज़रिया है। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नज़रिया रहा है कि अमेरिका की मुदाखलत, बैरूनी दबाव, और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन अब लतीफ़ खोसा साहब ये दावा कर रहे हैं कि जब नए सदर आएंगे अमेरिका में तो उसके नतीजे में इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। ये जो बात की है लतीफ़ खोसा साहब ने कि बानी की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाई है, क्या ये दुरुस्त कदम होगा या दुरुस्त थॉट है? हम ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप कहिएगा किस हद तक हकीकत पसंदाना है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच? देखिए अलीना, ये लतीफ़ खोसा साहब पहली दफ़ा कोई ये इस तरह का बयान नहीं दे रहे। इससे पहले और भी बेशुमार पीटीआई के अरकान और रहनुमा इस तरह का जो है वो बयान दे चुके हैं, और यही उम्मीदें और तवक्कुआत इनकी हैं भी सही कि अमेरिका में जब एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होगी तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और उम्मीदें इनको यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इंतखाबात जीत जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जो खोसा साहब कह रहे हैं 5 नवंबर को ट्रंप की हुकूमत आ रही है और उसके बाद देखेंगे आप ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। जो अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तब्दीली जनवरी में जाके होती है, नवंबर में गो के इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो जनवरी में होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें कि हमने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पहले एक करारदाद मंजूर की गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी ही ये जो ऐवान है, कांग्रेस है, कांग्रेसमैन हैं, उनकी तरफ से ये ख़त भी लिखा गया है। सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके अलावा बरतानिया की तरफ से भी 20 अरकान ने पार्लियामेंट, उन्होंने भी अपने जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ख़त लिखा है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इतना है कि ये जो कांग्रेस है या फिर जो बरतानिया की पार्लियामेंट है, उनके खतूत के बावजूद क्या उनकी हुकूमतों ने कोई इस हवाले से कोई मामले को उठाया है या कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? तो उसका जवाब ना में है, क्योंकि हुकूमतों का जो ताल्लुकात होते हैं दूसरी रियासत के साथ या हुकूमत के साथ वो एक मुख्तलिफ होते हैं। जो पार्लियामेंट है या अरकान पार्लियामेंट वो कुछ भी मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत वही करती है जो उस टाइम मुल्की मफाद में होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो पीटीआई को इस तरह की जितनी भी ये इनके साथ तवक्कुआत हैं ख़ास तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, ये कोई इतना आसान होगा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस तरह दबाव में डाल के कि आप इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर रिहा कर दें, जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है। ऐसे हुकूमतों के ताल्लुकात नहीं होते
होते हैं। अगर इस तरह का होता है तो जो अमेरिका की तरफ से माजी में जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा था शकील अफरीदी के हवाले से, उसके बावजूद, दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने वो हैंड ओवर नहीं किया, या जो शकील अफरीदी को अमेरिका मुंतकिल करने के हवाले से। इसी तरह अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो आफिया सदीकी साहिबा के हवाले से पाकिस्तान बारहा जो प्रिजनर स्वैप्स का वो एक था वो तकाजा करता रहा, अमेरिका भी इसको अपना इंटरनल मामला बताता है। तो इमरान खान भी पाकिस्तान का जो है एक इंटरनल मामला है, और हुकूमत ने इस हवाले से पहले भी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बताया हुआ है कि ये पाकिस्तान की अदालतों का मामला है। जो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं उन्होंने फैसला करना है, हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। तो वकील जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो वकील होते हुए भी अगर ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं, और ये जानते हुए कि जो इनके मामलात हैं वो अदालतों में है, वो किसी बैरूनी मुदाखलत के ऊपर इसको इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो किस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इरशाद भट्टी साहब इत्तफाक करते हैं फ़खर से? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले खोसा साहब के इत्माद को और कॉन्फिडेंस को सलाम। ऐसे लगता है कि रोज़ाना ट्रंप को सोने से पहले गुड नाइट का फ़ोन करते हैं और फिर गपशप भी मारते हैं, और सुबह सुबह ट्रंप ब्लैक कॉफ़ी पर पहली कॉल खोसा साहब को करता है और पूछता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लंगोटी यार इमरान दा की हाल है, और फिर खोसा साहब पूरी रोदात सुनाते हैं कि वो बस आपके इंतज़ार में है। और दूसरा मैडम शेख, आपको एक याद होगा कि ट्रंप और इमरान खान साहब में पहले एक ट्वीट्स मुकाबला भी हुआ था, उसके बाद यारी मतलब दोस्ती मतलब अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। लेकिन जो मुझे खोसा साहब के कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आप पर एतराज़ है मैडम शेख, मेरे अच्छा, कि आपका सवाल ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाना दुरुस्त कदम होगा? मैडम शेख, कितनी जालिम हैं आप। अब किसी को किसी से उम्मीद लगाने में भी आप नहीं दे रही, आपको उम्मीद लगाने पर भी एतराज़ है, और अब आप चाहती हैं कि कोई उम्मीद ना लगाए, हालांकि हम सब उम्मीद से हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और फिर एक डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जब इमरान खान सड़कों पर निकला तो आपको इतराज़ था, और एक और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप, यानी दोनों डोनाल्ड भाई हैं, तो दूसरे डोनाल्ड से अगर कोई अच्छा गुमान कर रहा है तो आपको फिर भी एतराज़ है। ये ज़्यादती है वैसे मैडम शेख। जब बात डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप पर आती है मैडम शेख, सीख पा हो जाती है, ये ज़्यादती है। इदारा माज़रत अब आ जाए मैडम शेख अब आ जाए मैडम शेख इस बात पे कि ये उम्मीद क्यों लगा के बैठे। इसके पीछे 4 वजूहात हैं। अच्छा, पहली वजह कि आपको पता होगा कि बाबे बाइडन ने इमरान खान को एक टेलीफोन तक ना किया, हालांकि हर अहरे गहरे को भी किया और मुझे भी मिस कॉल दी, लेकिन मैंने तो फिर नहीं की क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म को नहीं किया था। अच्छा। तो डोनाल्ड लू जो साहब थे वो भी बाबे बाइडन की इंतज़ामिया के थे, तो बाबे बाइडन की हुकूमत से दूरी की एक वजह थी कि ये ट्रंप हुकूमत के बड़े करीब थी इमरान खान हुकूमत, और इनके ताल्लुकात अच्छे थे और एक दूसरे के तारीफ़ें, एक दूसरे के हक़ में ट्वीट्स और वगैरह वगैरह, और बाबा बाइडन ये बात माइंड कर गया। और अब पहली वजह यह है कि 4 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानी, जिनमें 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर 90% कर लें, 80% कर लें, और तहरीक इंसाफ के हैं, वो बहुत असर व रसूख वाले हैं अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं, और बहुत पैसे वाले हैं, वेल सेटल्ड हैं, और इनमें से ज़्यादा का असर व रसूख ट्रंप की पार्टी में है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को फंड कर रहे हैं, या वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तानी हैं वो ट्रंप पार्टी के करीब हैं, और इसलिए एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि, और वो आपको पता है अमेरिका में पाकिस्तानियों ने क्या क्या कमाल किए हैं, वो आपके सामने है। दूसरी वजह, इमरान हुकूमत और ट्रंप हुकूमत, और ट्रंप और इनके अहम लोगों से अच्छे ताल्लुकात इमरान हुकूमत जब चली गई थी उसके बाद भी थे, जो ट्रंप इंतज़ामिया में सारे थे। और फिर जो आपको याद होगा ट्रंप और इमरान खान की मुलाकातें जो हुई थी, और जिस तरह मसला कश्मीर पर भी सालसी की बात की गई थी। तीसरी वजह, PTI ने 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, और 2 जो लॉबिंग फर्म्स हैं उन तीनों में से वो मुसलसल काम कर रही हैं ट्रंप और उनकी पार्टी पर। सही है। और तीसरी अलबत्ता कामिला हारिस और बाबा बाइडन की तरफ है। और आखिरी वजह, चौथी वजह मैडम शेख, के जुल्फी बुखारी साहब के ट्रंप के दामाद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक मरतबा बात उनके मुश्तरका बिजनेस पे भी सुनी गई थी,
और सुना जा रहा है जुल्फी बुखारी साहब अब भी ट्रंप फैमिली से मुसलसल राब्ते में हैं। और आखिरी बात, मैंने अभी जब आपका सवाल आया तो एक पीटीआई के बड़े से पूछा कि आप इमरान खान को रिहाई मिलनी अदालतों से, आपने जो लड़ाई शुरू की वो लड़ाई ख़त्म करेंगे तो अदालतों से आपको रिहाई मिलेगी, ट्रंप का इसमें क्या किरदार हो सकता है? तो उसने पहले तो 2-3 जुमले बोले जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, यानी मेरी कम इल्मी पर, कम फहमी पर और मेरे भोलपन पर, या जो भी उसने बड़े अजीब से लफ्ज़ बोले। और फिर कहा कि रेमंड डेविस को भूल गए आप, जब एक अमेरिका के तीसरे दर्जे के एहलकार की रिहाई के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तमाम इदारे इकट्ठे होकर इसे रिहा करवा कर हेलीकॉप्टर पर बिठाकर काबुल भिजवा कर रिपोर्टें दे रहे थे। तो मैंने कहा तो वो तो अमेरिकी एहलकार है, लेकिन वो कहते हैं तीसरे दर्जे का, और इमरान खान रिपब्लिकन में बड़ा हमारा काम हुआ है और इंशाल्लाह हम उम्मीद से। अच्छा सर, तो क्या आप समझते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उम्मीद लगाना दुरुस्त है, ऐसा ही है? पहले तो ये क्लियर कर दें मुझे जरा। हाँ, उम्मीद लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो हकायक हैं। अच्छा, तो फिर आपने वो रेमंड डेविस की मिसालें और ये वो दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मुझे ये बताएं वो फिर अगर अब बैरूनी मुदाखलत हो खान साहब के हक में तो उसमें कोई मसला नहीं है? ये कोई बैरूनी मुदाखलत थोड़ी है, ये नहीं होगी, फिर कैसे होगा मामला सेट? भाई ये तो वो मुदाखलत है जो हमारे हक में हो रही है, हलाल मुदाखलत है। हाँ, तो आप कैसी बात करती हैं? I'm really sorry भट्टी साहब, सोहेल साहब आप बहुत ज्यादती करती हैं। सोहेल साहब सर आप बताएं, बिल्कुल सही उम्मीदें लगाना बनता भी है, और अगर कोई इंटरवेंशन होती भी है या जैसे तहरीक इंसाफ ने कहा था मुदाखलत होती भी है बैरूनी, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। देखें जी, पहली तो बात मैं इरशाद भट्टी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो होप है पॉलिटिकल पार्टीज उसी के सहारे चलती हैं। मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब इक़्तिदार से निकाला गया तो हमारे बाद में वो गवर्नर भी हो गए ख्वाजा तारक रहीम साहब, तो हम जो जितने लोग थे ना जो पीपल्स पार्टी वालों से मिलते थे तो वो ख्वाजा तारक रहीम को कहते थे डॉक्टर KTR। तो हम पूछते थे भाई डॉक्टर क्यों कहते हैं, वो तो डॉक्टर नहीं है। तो वो कहते थे नहीं, वो हमें टीके लगाते हैं होप के, तो हमारा वक्त कट जाता है। वो कहते हैं बस 6 महीने में हुकूमत जाने वाली है, 3 महीने में जाने वाली है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में और एक उम्मीद, झूठी उम्मीद कह लें, लेकिन ये उनके लिए एक कारगर नुस्खा होती है ताकि लोग मायूस ना हो, ताकि लोगों को एक उम्मीद रहे। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है जिसकी कोई हर्ज नहीं है, तो उम्मीद तो उन्हें होनी चाहिए। दूसरा इसमें जो एंगल है, मेरा ख्याल है कि कुछ इसमें ज़्यादा, लतीफ़ खोसा साहब मेरे बड़े मेहमान हैं, बड़े पुराने मेरे उनसे तल्लुकात हैं, लेकिन इसमें खुशगुमानी ज़्यादा है। एक तो जो स्टेट के मामलात होते हैं उसमें पर्सनल चीज़ें कम ही होती हैं, और हमने देखा कि बाइडन जो थे उनकी बड़े वार्म रिलेशनशिप थे भुट्टो फैमिली से, आसिफ जरदारी से, ये शरीफ फैमिली से, लेकिन हार्डली उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट से हट के, जब से अफगानिस्तान से फौजें वापस गई हैं, अमेरिका का रवैया पाकिस्तान से बहुत सर्दमेरी का है। मासवाए जो कोई वर्किंग रिलेशनशिप है थोड़ा बहुत वही चल रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और तीसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये हुआ, फर्ज करें कि ट्रंप जो है वाकई ही इमरान खान की हमायत में सामने आ गए और उन्होंने दबाव डाला, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे बुरी चीज़ इमरान खान के लिए और इससे अच्छी चीज़ हमारी मुक्तदरा के लिए और कोई नहीं हो सकती। क्यों? कैसे? कि फिर बयानिया ये होगा कि फौज जो है वो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है और इमरान अमेरिका का एजेंट बन गया है। तो अब आप बताएं कि इसके क्या नताइज निकलेंगे, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। तो ये तो फौज के लिए और मुक्तदरा के लिए बेहतरीन सुनहरा मौका होगा कि अमेरिका में दे तो रहा कुछ नहीं, ठीक है, तो भाई आप एक स्टैंड ले लें कि नहीं जी हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं डट के। तो उस नताइज जो भी होंगे, जनरल ज़ियाउल हक ने मेरा ख्याल है 103 मुल्कों की जो थी वो अपीलें आई थी रहम की, नहीं सुनी। एटम बम पे हमने नहीं सुनी,
ठीक है, कई चीजों पे और पे भी नहीं सुनी। हो सकता है दबाव में आ जाए, मैं नहीं कहता, कई दफा दबाव में, सऊदी अरब के दबाव में आके नवाज शरीफ को भेज दिया था, ठीक है। इस दफा पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो इस वक्त फौज की क़यादत है वो इस हवाले से खुद फैसला करें तो करें, मेरा ख्याल है किसी दबाव में नहीं आ सकते आपके ख्याल में सर। लेकिन आपने अल्फाज इस्तेमाल किए ना उम्मीद के, अभी तो सलीम साफ़ी साहब ये महज उम्मीद ही है, या फिर जैसे अभी भट्टी साहब भी, फ़खर ने भी कुछ इशारे किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा लॉबिंग कर रही है, तो अब ये हिकमत अमली में ट्रांसलेट हो गया है और उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ के लिए काविशें कर रहे हैं कि कोई बैरूनी मदद हो। नहीं, लतीफ़ खोसर साहब ने उम्मीद से ज़्यादा एक खुद लतीफ़ा बहुत अच्छा सुनाया है। लतीफ़ा इसलिए सुनाया है कि एक ही गो में वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने हमें इक़्तिदार से निकाला, और दूसरी तरफ अभी तक वो डोनाल्ड लू ही का इंतज़ामिया उधर है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अमेरिका इमरान खान को रिलीफ दिलवाएगा डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आएगा। तो जिस तरीके से डोनाल्ड लू वाला मामला लतीफ़ा था, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप से ये तवक्को लगाना मेरे ख्याल में ये भी लतीफ़ा है। तो अच्छा लतीफ़ा उन्होंने सुनाया है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में एक तो ये है कि लॉबिंग फर्म होते हैं और उधर ये कानूनी होता है, उनकी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हायर करती हैं और बाहर के ममालिक भी हायर करते हैं, इंडिविजुअल भी हायर करते हैं। तो एक तो जो भट्टी साहब ने कहा कि पीटीआई ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर किए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं उनके हक में। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया में जो गैर मुल्की सिटीज़न बन जाता है तो फिर उनको अपने मुल्क में वोट डालने का हक नहीं होता, वो फिर अपने वहाँ की शहरियत उसको तर्क कर देते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का जब हलफ उठा लेते हैं तो फिर इंडिया में ये सिस्टम है कि वो अपने मुल्क में उनको सियासत करने नहीं देते और उनकी शहरियत वहाँ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारा दोनों जगहों पे शहरियत बरकरार होती है, पाकिस्तान में भी और उस मुल्क में भी जहाँ पे आपने शहरियत ली हुई हो। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनकी अक्सरियत वो पीटीआई की हामी है, और इस वक्त जब इलेक्शन का वक्त है तो हो सकता है कि उनका वोट लेने के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा तासुर दिया जा रहा हो या किसी और तरीके से। एक राब्ते का चैनल तो उनका है जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया कि उनके जो दामाद है जेरेड कुशनर, उनके साथ इमरान खान साहब का राब्ता था, उनके ख़ास बंदे जुल्फ़िकार बुखारी साहब उनके साथ राब्ते में होते थे। लेकिन अमेरिका की एक तो अब उतनी दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान में जितना कि हम समझते हैं। ठीक है। और जो सुहेल वड़ाई साहब ने बात की तो वो बड़ी वो है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में अगर चाहे तो सऊदी अरब ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है, अगर चाहे तो चीन ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है, लेकिन माजी का वो दौर ख़त्म हो गया है कि जब हमारा अमेरिका पे इन्हिसार होता था हर हवाले से और अमेरिका पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और ये बनाते थे। अब उनको यहाँ पे इतनी दिलचस्पी नहीं है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर थे एक, इस वक्त मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने एक किताब लिखी है, तो उसमें उन्होंने एक मुज़ाकरे का जो एक मुलाकात का हवाला दिया है। उसमें वो कहते हैं कि पेंटागन की और CIA की राय ये थी कि अगर हम अफ़गानिस्तान से निकलें तो उस सूरत में अलकायदा और दाइश वग़ैरह दोबारा वहाँ पे ज़िंदा हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताए कि अमेरिका के लिए ये कोई ख़तरा बन सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अमेरिका के लिए तो ख़तरा नहीं बन सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया उनको कि यार फिर अमेरिका, फिर वो जाने, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का नाम है उसमें। अच्छा। और ये बाकी ईरान जाने, उज़्बेकिस्तान जाने, चीन जाने, अलकायदा जाने, TTP जाने, बाकी चीज़ें जाने, तो उनकी
तो कहते हैं मेरे टैक्स पेयर का पैसा मैं अफगानिस्तान में क्यों खर्च करूं? और अभी भी जो कैंपेन कर रहे हैं ट्रंप, वो उनका जो मतमा नज़र है वो यही है कि अमेरिका को हमने किस तरह से अपनी सारी रिसोर्स करके इन्वेस्ट तो बेहतर से बेहतर बनाना है। बट एक चीज़ और जी सर, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका से शुरू होती है और अमेरिका पे ख़त्म होती है। एब्सोल्युटली। एक छोटी सी ब्रेक लेते, बड़े एक अहम इशू के ऊपर बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक इंतहाई अहम केस जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लोअर कोर्ट के अंदर एक केस आया था और बड़े सालों पहले का एक केस है, ज़बानी तलाक का केस, जो फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा। लोअर कोर्ट में अपील हुई, फिर हाई कोर्ट तक गया। एक मरहले पे इसको खुला में कन्वर्ट कर दिया, फिर क्रूअल्टी की बुनियाद पर निकाह को मनसूख कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट में जब आया है तो उसमें मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं, ना सिर्फ निकाह की तनसीख से मुतल्लिक, बल्कि इस दौरान ये भी पता चला कि जब अपील फाइल हो रही थी तो जो शौहर है उसने दूसरी शादी कर ली थी। फिर उसके बाद किस तरह से मामला टर्न आउट होता है कि अगर दूसरी शादी हो जाती है खावंद की, तो क्या वो पहली बीवी की मर्ज़ी के बगैर करने की इजाज़त होनी चाहिए या हो सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि बेशक हाई कोर्ट्स के कुछ कन्फ्लिक्टिंग फैसले मौजूद हैं, लेकिन उनके बरक्स ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी शादी करने के लिए जो पहली बीवी है उसकी इजाज़त और फिर उसको आर्बिट्री काउंसिल में ले जाना बड़ा ज़रूरी है। न सिर्फ ये बल्कि तनसीह निकाह से मुतल्लिक भी बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया है। इस सब का हम जायज़ा लेते हैं, अपने तजज़ियाकारों की राय लेते हैं। और सवाल कुछ यूँ कि क्या ये जो फ़ैसला है शादी से मुतल्लिक, उससे औरत के हुकूक को महफूज बनाने में मदद मिलेगी? फ़खर, क्या राय है आपकी? बिल्कुल अलीना, देखें इसका मजहबी जो पहलू है उसका तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि मैं उसके हवाले से वो बात कर सकूं। ताहम इसके जो समाजी और माशरती पहलू हैं उसके हवाले से मैं ये समझता हूं कि एक तो ये कि ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इससे जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उसको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसने भी ये लाजमी करार दिया था कि आपने किसी भी मर्द ने अगर दूसरी शादी करनी होती है या निकाह करना होता है तो उससे पहले आपको पहली बीवी से इसकी बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। और जो दूसरा, अगर इसके समाजी जो पहलू हैं उसके हवाले से बात करें तो मैं अपने ज़ाती तौर के ऊपर कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दूसरी शादी की है, लेकिन हमारा जो एक कल्चर है, आपका जो सऊदी अरब या अरबी जो ममालिक हैं उनका कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे 2-2, 4-4 शादियाँ भी जो है वो आसानी से लोग ना सिर्फ कर लेते हैं बल्कि एक अच्छे जो है वो तरीके से उसको निभाते भी हैं। लेकिन जो हमारा साउथ एशिया का कल्चर है, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान का कल्चर है, उसमें पहली बात जो है एक तो यही कि फ़ाइनेंशली आपका जो स्ट्रॉन्ग होना वो एक अहम है किसी हद तक, लेकिन उसके साथ जो मॉरल सपोर्ट आपको चाहिए होती है एक बतौर आपका लाइफ पार्टनर के लिए, वो भी लाजमी है। लेकिन उसमें हमारे जो माशरे में मॉरल सपोर्ट आप किसी एक के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही मॉरल सपोर्ट अगर आप दूसरे के साथ वो करेंगे, अपने जो लाइफ पार्टनर है या जो बीवी है, तो वो पहले वाले को आप खुश नहीं वो रख सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा कल्चरल एक वो है उस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये वैसे ही पर्सनली अगर देखा जाए तो ये दूसरी शादी के वैसे ही खिलाफ हूँ। लेकिन उस पर मज़ीद जो शायद जो रोशनी डाल सकते हैं जो मेरे सीनियर बैठे हैं, सुहेल बड़ाई साहब, सलीम साफ़ी साहब या इरशाद भट्टी साहब, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सलीम साफ़ी साहब की तरफ ही चलते हैं। देखिए, मैं तो इस पर कोई राय देना नहीं चाहता, उसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। उसकी वजह एक तो ये है कि इस्लामी फ़िक़्ह में 2 मौज़ूआत ऐसे हैं, एक मीरास का और एक तलाक़ का, कि ये सबसे मुश्किल मौज़ूआत समझे जाते हैं। और बड़े बड़े फ़क़ीह जो है वो भी बाज़ औक़ात इसमें बड़ी मुश्किल से अपनी राय देते हैं या वो भी राय देते हुए घबराते हैं। तो एक तो मैं इस काबिल नहीं हूँ इल्मी लिहाज से कि इस पे कोई राय दे दूँ कि दुरुस्त है या गलत है। और दूसरा, ज़ाहिरी बात है कि हमें घर भी जाना होता है तो घर का डर अपनी जगह पे है। अच्छा। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुहेल साहब, सर आपकी राय? मैं तो देखो एक ही शादी की है, कोई ना इरादा है, अच्छा। ना कभी इसके बारे में सोचा है, ना पढ़ा है, ना पढ़ने का इरादा है। ठीक है, बिल्कुल मैं तो वाज़े तौर पर एक ही मेरी शादी है और अब इतना मौका भी नहीं है कि
मेरी या मेरी बीवी में से कोई दुनिया से चला भी जाए तो इस काबिल नहीं कि एक दूसरी शादी कर ले। तो बाकी रह गई बात ये कि अगर कोई खवातीन का भला हुआ है तो मैं उसको सराहता हूँ कि यहाँ पे खवातीन के जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए उनको। मैं तो बहुत इस बारे पे कहता हूँ, प्रो वुमेन राइट्स हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम की रूह से और अदालत की रूह से अगर उन्हें कुछ इससे फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो बेवा औरतें हैं या मतलका औरतें हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जिन लोगों को तलाक हो जाती है हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से उनका जो रुतबा है उसको कम कर दिया जाता है, और इसी तरह फिर उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो अगर इस बारे में कुछ अच्छा फैसला हुआ है तो उसको सराहना भी चाहिए और इसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। सर, बड़े जहांदीद हैं आप, आपने देखे हैं मुख्तलिफ केसेस भी यकीनन आपकी नज़र से या आपने सुने होंगे। ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है और फिर इससे निकलने के लिए क्या समझते हैं? अदालतों के अगर इस तरह के फ़ैसले आते हैं तो क्या वो कुछ हौसला या ढारस बंधाते हैं फिर ख़वातीन की? देखें, जहांदीदगी जहाँ तक आपने बात की है ना, जहांदीदा इसलिए हो जाते हैं दूसरों को देख के, जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियां की हैं ना, उनको देख के हमें भी समझ आ गई है कि इसके क्या नतायज होते हैं। अच्छा, आप समझते करनी नहीं चाहिए? नहीं, जिसने भी किया बेचारा पछताता ही है। अच्छा, ठीक है, चलिए, हमारी सोसाइटी में तो उसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अरब जो है वो बड़े दिल वाले हैं, औरतें भी मर्द भी, तो वहाँ तो ये आम बात है। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ मैंने जिंदगी में एक बंदे से मिला हूँ, तो शेख साहब थे एक बड़े मशहूर हमारे, तो उन्होंने 4 शादियां की थी और वो खुश थे आखिरी वक्त तक। तो मैंने उनसे पूछा, शेख साहब क्या आपकी 4 शादियों का कामयाबी का राज है? उन्होंने कहा, एक बीवी जो मांगती है ना, मैं उससे डबल उसे दे देता हूँ। उनके पास पैसे थे बेनतहा, तो वो दे देते थे। तो अच्छा, हर दफा मामला सिर्फ पैसों का नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट भी बड़ी जरूरी होती है, और आजकल तो बिल्कुल ही माहौल। मैं तो जी मैं वो भी होगी, लेकिन उनकी मैंने पूछा ना कि उनकी क्या थी? 4 शादियां तो निभाना भी आसान नहीं, बड़ा नहीं, लेकिन वो उनके 4 के बच्चे भी थे, उन्होंने निभाई भी, और वो उनका यही ख्याल था कि कोई एक बीवी गाड़ी मांगती है तो मैं 2 ले देता हूँ। तो अब बाकी तो सोसाइटी, इरशाद भट्टी साहब या इस काबिल है, तो या वो शेख साहब काबिल थे, तो बाकी तो हम सारे बेचारे गरीब लोग हैं, हमारी तो हैसियत नहीं है ये। ठीक, भट्टी साहब आप कहिएगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हमारा मुआशरा एक वो मुआशरा है कि जिसमें कोई अगर अफेयर हो तो वो काबिल फ़ख्र समझा जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरी शादी कर ले, इसका एक एंगल ये भी है, तो वो ताना बन जाता है। कौन? अकबर, केड़ा अकबर, वो जिंदे अब्बे ने दूजी शादी की थी, तो वो एक ताना बन जाता है। हालांकि ये इससे अच्छी बात और हो ही कोई नहीं सकती। और हाँ, क्या हमारा मज़हब कहता है कि आप शादियां करें, लेकिन अगर आप इंसाफ कर सकें तो ये जो पहले तो इस फैसले पे बात कर लेते हैं मैडम शेख कि मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल और अतरम मिनल्ला साहब का ये 18 सफ़ाती फ़ैसला है, ये जो डॉक्टर फरियाल मकसूद और खुरम शहजाद दुरानी केस में, और बड़ा दिलचस्प केस है ये। अब इसमें मज़हब क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, वो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फ़ैसले पे बात करता हूँ कि अगर शोहर खामद या शोहर मतलब खामद पहली बीवी की इजाज़त के बिना दूसरी शादी करे तो पहली बीवी अपने शोहर के साथ शादी का मुआहदा ख़त्म कर सकती है। अलबत्ता हक महर, जहेज़ का सामान, ख़र्च की अदायगी, बच्चे से मुलाकात, ये सब बरकरार रहेगा। तो अब कई वाक़यात ऐसे भी आने लगे हैं, और मैं उस वक़्त अपने दोस्तों का, जिनमें 2 दोस्त इधर भी बैठे हुए हैं, मैं बड़ा उनका सोचता हूँ कि काश वो होते, कि वो ऐसे होते हैं कि कई वीडियो क्लिप्स आते हैं जिसमें पहली बीवी से इजाज़त ना लेकर दूसरी शादी करता है, और ऐन शादी के दिन बैलफ पड़ती है और फिर हथकड़ियाँ लगती हैं और उनको ले जाते हैं, तो गिरफ़्तार भी हो रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों का सोचता हूँ कि वो क्यों नहीं था, गौर गौर से देखता हूँ। मैडम शेख, इसका एक बड़ा तारीख़ पहलू भी है कि शादी जो हमारे यहाँ जो छुप कर शादियाँ और ये आम हो गई हैं, और फिर वो जब अचानक निकलती हैं तो फिर पहले बच्चे, पहली बीवी, पहला घर जहन्नम बन जाता है।
और हम जैसे सोहेल भाई ने कहा कि अरब में हम मिसालें अरब की वो बड़ी उसको ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ ख़वातीन भी बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ मर्द, वहाँ सोसाइटी, वहाँ हालात बेहतर हैं। तो हमारे यहाँ फिर वो ऐसा जहन्नम बन जाता है पहली बीवी के लिए या दूसरी बीवी के लिए या दोनों के लिए, तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये काफ़ी तो नहीं है, ये जो आपने सवाल है ना कि क्या काफ़ी है, काफ़ी तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेहतरी आ सकती है। और काफ़ी कब होगा? जब इसके लिए आपको शऊर और आगाही होगी माशरे में, तालीम व तरबियत होगी माशरे में, सख्त जज़ा सज़ा होगी माशरे में, और जब माशरे का हर तबका औरत के साथ खड़ा होगा, ये समझ के कि मेरी माँ भी औरत थी, मेरी बेटी भी औरत है और मेरी बेटी ने भी शादी करनी, और सोचिए अगर मेरी बेटी की जब कहीं शादी करेगी और वो पता चले कि उसके खामद ने कहीं छुप कर शादी कर ली है और बताया भी नहीं, तब मेरी बहन भी एक औरत है। तो इसके लिए हम सारे तबके, पूरे मुआशरे को साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ा क्रिटिकल होता है हमारे मुआशरे में इस तरह का। और मेरे सामने कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें घर तबाह हुए एक छोटी सी गलती पर, एक छोटी सी, अगर आपको इतना ही है तो आप अगर इंसाफ कर सकते हैं तो, और अगर आपको ट्रस्ट है अपने लाइफ पार्टनर पर तो उसके साथ बैठे और उसके साथ बैठकर उसके साथ तय करके आगे जाएं। और मुझे नहीं लगता कि जब एक बंदा तहिया कर ले तो या फिर पहले के साथ रह ले या फिर दूसरे के साथ रह ले, या फिर अगर पहला चाहता है तो दोनों के साथ रह ले। ये आपने बात की ना, तो हम और अभी हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे वो अरब कल्चर की। यकीनन वहाँ पर इस तरह से है कि मुख्तलिफ शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन धोखा देकर दूसरी शादी करना या धोखा देकर मुख्तलिफ शादियाँ करना वहाँ पर भी बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता है। अब तो चीज़ें बदल रही हैं, ज़रा हमें भी इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए कि किस तरह से अब मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो निकाहनामा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर अक्सर ये होता है कि ख़वातीन को निकाहनामा ना सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, बल्कि उनके बहुत से हुकूक हैं उस निकाहनामे के अंदर जिनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर लड़कियों, ख़वातीन जो भी घर पे बैठी हुई हैं, शादी का वक्त आए, सबसे पहली चीज़ निकाहनामा ऑनलाइन अवेलेबल है, मंगवाओ, पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और उसके बाद डिसीजन लो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।